हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। हम्म चलो भाई, गुड आफ्टरनून। कृष्णा का हैप्पी बर्थडे भाई। कृष्णा जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हो। चलो भाई, हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी को। हैप्पी बर्थडे बोलेंगे आज हम। इनका बर्थडे है, कह रहे हैं मैम आज मेरा बर्थडे है, मुझे विश कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू चैंप। चलो भाई, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हीरालाल खिंची आ चुके हैं, सूरज कुमार आ चुके हैं, ट्विंकल, अंशु। हाँ जी, ये कह रहे हैं मामी केमिस्ट्री के नोट्स नहीं मिलेंगे। मामी? अरे मैं मामी लगती हूँ क्या आपकी? हाँ, मामी लगती हूँ क्या? चलो कोई बात नहीं, अगर किसी एंगल से मामी लगती हूँ तो भाई ठीक है बेटा, खुश रहो। चलिए, केमिस्ट्री के नोट्स डेली आपके डल रहे हैं। जो मैं पढ़ाती हूँ क्लास वाला, वो नोट्स में अपलोड करवा रही हूँ, आपको मिल रहे हैं। नोट्स की कैटेगरी में जाओ बेटा, रोज देती हूँ। मैम पीरियोडिक टेबल नहीं करवाओगे? किसने कहा? अपने मन से कैसे कैसे बना लेते हो आप? हाँ, पीरियोडिक टेबल तो मैं इतने अच्छे से करवाऊंगी, तुम्हें घोट घोट के पिला दूंगी। कम से कम 10 से 11 क्लास पढ़ाती हूँ मैं पीरियोडिक टेबल, है ना? उसमें मेटल नॉन मेटल सारा चैप्टर कर लेते हैं। चलिए भाई, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। ओके सूरज कुमार, बढ़िया, टेस्ट लगाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम परमाणु संरचना पढ़ रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बहुत कुछ पढ़ा। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आपको याद होगा कि कल मैंने आपको बोला था कि 1 से 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, और जो एलिमेंट्स तत्व हैं उनके सिंबल याद होने चाहिए, और उनके एटॉमिक मास नंबर यानी परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार संख्या आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ट्रिक मैंने कल बता दी थी, और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको याद करके आना है ना? कितने बच्चों ने ईमानदारी से याद कर लिए हैं? बच्चों बताओ जरा, कितने बच्चों ने ईमानदारी से याद कर लिए हैं 1 से 20 के एटॉमिक नंबर, जिसको हम परमाणु क्रमांक संख्या कहते हैं। एलिमेंट्स ये हैं, आपके तत्व ये हैं, ये इनके सिंबल हैं, प्रतीक हैं, कुछ कुछ के अलग हैं जो प्रतीक सिंबल, वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। उसके बाद हम एटॉमिक मास नंबर, मैंने कल आपको बताया था, सम संख्या है कोई तो उसका दुगुना कर दो, विषम संख्या है तो दुगुना करके 1 जोड़ दो, उसमें एटॉमिक मास निकल आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। अंशुराज कह, मैंने तो आपका वीडियो पीरियोडिक टेबल का यूट्यूब से पढ़ लिया, मजा आ गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कहीं से भी पढ़ो बेटा, पढ़ना चाहिए, बाकी हम क्लास में भी करवाएंगे, है ना? ठीक है, करें फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने कल की क्लास नहीं देखी, परसों की क्लास नहीं देखी, वो आज की क्लास छोड़ सकता है ना? उसको समझ में नहीं आएगा, पहले की क्लास कंप्लीट करके आओ और फिर आज आप साथ में जुड़ो। एक कह रहे हैं बायोलॉजी नहीं होगा क्या? अरे भाई यार, क्यों नहीं होगा बायोलॉजी? रुक जाओ, अगले वीक से मैं ना आपका 4 दिन बायोलॉजी और आपका 2 दिन केमिस्ट्री करवाने वाली हूं, क्योंकि बायोलॉजी केमिस्ट्री का दुगुना सब्जेक्ट है, राइट? बायोलॉजी में 90 से 95 क्लासेस होंगी, केमिस्ट्री में 40 से 45 क्लास होती है। ठीक है, इसलिए हम नेक्स्ट वीक से बस एक चैप्टर फिनिश कर ले, अगले वीक से अपना शेड्यूल बना देंगे हम। एक दिन में दोनों क्लास नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, एक दिन में 3 सब्जेक्ट साइंस के आपके ऊपर से ऊपर चले जाएंगे। फिर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे तो फिर रिकॉर्ड वीडियो ले लेते यार, है ना? तो हम लाइव पढ़ेंगे, 4 दिन बायो 2 दिन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्लास थोड़ी लंबी खींच लेंगे बस। चल स्टार्ट करें अपन। देखो बच्चों, आपसे एग्जाम में पूछता है एक फॉर्मूला देके, एक केमिकल कंपाउंड देके कि इसका मोलर मास निकालो या मॉलिक्यूलर मास निकालो। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि किसी भी कंपाउंड का कोई यौगिक है, जैसे H2O, H2O एक कंपाउंड है बेटा। कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। यौगिक कैसे बनते हैं? तत्वों के आपस में जुड़ने से, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आपस में जुड़ने से कंपाउंड्स बनते हैं, यौगिक बनते हैं। तो देखो, एक यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन 2 एलिमेंट के रूप में जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो ये कंपाउंड हो गया। तो आपसे पूछेगा H2O का मोलर मास कितना है? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, हिंदी में बोलेंगे मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान निकालो। तो आपको कैसे निकालना है? बहुत सिंपल सी बात है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सुनिए बच्चों, H2O का कैसे निकालेंगे? आपको सबसे पहले एटॉमिक मास नंबर आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसका मास, उसका द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है, कल मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो 1 है। अब कितना, आप बताइए कितने हाइड्रोजन के एटम है यहां पर? 2। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे आप तो 1 ही आएगा, है ना? 1 आएगा या 2 आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, मतलब ये रेशो वाली बात कल बता चुकी हूं मैं, आप कल की क्लास देखिएगा, मैं यहां नहीं पढ़ा रही हूं, कल की रेशो वाली क्लास में पढ़ा चुकी हूं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का आप सुनिए, यहां पर 2 है। ऑक्सीजन का कितना होता है? तो कल मैंने आपको पढ़ाया था, ऑक्सीजन का 16 होता है, याद है? 8 दूनी 16, 8 एक सम संख्या है तो दुगुना कर दो, कितना? 16 हो गया। तो कितना आ गया इसका? 18 आ गया। यानी कि मैम पानी का, H2O का मोलर मास कितना होता है या इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? तो आप बताओगे 18, और यूनिट होती है इसकी ग्राम पर मोल। ऐसे ग्राम पर मोल ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, तो जो पानी होता है, वाटर होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल होता है बच्चों। अब मैं अगर बात करती हूं दूसरा HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H हाइड्रोजन का 1 एटम है तो 1 एटम का मास जुड़ेगा, 1 लिख दो। और कल मैंने आपको पढ़ाया था क्लोरीन का कितना होता है बेटा? क्लोरीन का आपने बोला था कि मैम 35.5 होता है। कितना ही होता है? 35.5 ही होता है, आपको कल की क्लास में याद होगा। और यहां से कितना आ जाएगा? तो आप बताओगे बेटा, यहां से आ जाएगा आपका 36.5। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में कभी आपने सुना है आधा इलेक्ट्रॉन होता है या आधा प्रोटॉन होता है? कभी आपने सुना है? नहीं ना आधा इलेक्ट्रॉन है ना आधा प्रोटॉन, कभी नहीं सुना होगा। तो हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्लोरीन का 35 रखेंगे, ये 0.5 नहीं लगाएंगे। तो यहां से HCl का कितना? 36 ग्राम पर मोल निकल के आएगा। वैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? आप बताओगे 35.5 होता है, लेकिन केमिस्ट्री में आधा इलेक्ट्रॉन या आधा प्रोटॉन नहीं होता है बेटा, कभी आपने सुना नहीं होगा। तो हम यहां पर जब मोलर मास निकालेंगे तो आगे दशमलव के बाद जो संख्या है उसको नहीं काउंट करेंगे, तो यहां से 1 + 35 कितना हो गया? 36 हो गया। नेक्स्ट, जैसे आपसे दे दिया H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, बैटरी एसिड। आप इसका निकाल के बताओ जल्दी से कितना होगा? हाइड्रोजन के 2 एटम है, 1 एटम का 1 मास होता है, तो 2 का 2 हो जाएगा, तो 2 लिख दो। सल्फर का बच्चा 32 होता है, 16 दूनी 32, 16 एक सम संख्या है, डबल कर दो 32 हो जाएगा। 32 हो गया, है ना? तो सल्फर का 1 ही एटम है तो 1 एटम का मास लिख लिया। ऑक्सीजन 4 है तो बेटा ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, तो 16 को 4 से गुणा कर दोगे, आप जोड़ लो, जोड़ने के बाद कितना आएगा आप लिख लीजिए, है ना? तो 16 × 4 करोगे, 32 + 2 करोगे, तो यहां से आना चाहिए बेटा लगभग 98 आ रहा है ना? आप कैलकुलेट कर लेना बेटा, ठीक है? कैलकुलेशन में मेरे से गलती हो सकती है क्योंकि मेरी आप जैसी इतनी अच्छी मैथ्स नहीं है। 98 आ रहा है? हाँ जी मैम। चलो अब नेक्स्ट मुझे फटाक से NaHCO3, इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं, इसका निकाल के बताओ फटाक से। NaHCO3 का मॉलिक्यूलर मास, या आप बोलोगे बच्चा इसका मोलर मास कितना होता है? फटाक से मुझे सोडियम, यहां से हाइड्रोजन NaHCO3 लिखा ना, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये।
सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये तो खाने वाला सोडा होता है, खाने वाला सोडा जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। खैर आगे आपको पढ़ाएंगे। यही है आपका बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, या इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं बच्चों। इसके बाद वॉशिंग सोडा आपने नाम आया है तो उसका भी निकाल देंगे। चलो NaCO3 का निकालो फटाक से, कितना निकलेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको, और केमिस्ट्री में कमर्शियल लैंग्वेज में इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। फटाक से इसका निकाल के बता दो बच्चों। हाँ जी जल्दी निकालो। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 एक विषम संख्या होती है, 11 का 10 डबल करके प्लस करेंगे तो 11 का डबल 22 होता है, और 22 में एक जोड़ दोगे तो 23 आ जाएगा। तो सोडियम का एटम कितना, एटम का मास कितना हो गया? 23 हो गया, प्लस एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन लिख दो, है ना। कार्बन का कल मैंने आपको पढ़ाया था, कार्बन का कितना होता है बेटा? फटाक से बताओ। 6 पे आता है कार्बन, 6 सम संख्या होती है, तो सम संख्या होती है हम डबल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा कार्बन का? 6 का दुगुना कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 8 पे आता है, 8 एक सम संख्या है, डबल कर दो। ऑक्सीजन 8 तो 8 का दुगुना क्या हो गया? 16। 16 अब देखो ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3। तो जब एक का 16 है तो बेटा 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इनको जोड़ दो। अब मैं नहीं जोड़ रही हूं, आप जोड़ लीजिएगा अपने आप। कितना आएगा? 84 आ रहा है। ठीक है, मैं लिख देती हूं 84 ग्राम पर मोल। मैंने आपकी बात मान ली है, राइट। अब मुझे फटाक से अगला मैं फॉर्मूला लिख रही हूं C6H12O6। मुझे फटाक से, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होती है, एक शुगर होती है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ कितना होता है। जल्दी बताओ बेटा, हाँ जल्दी बताओ। ग्लूकोज का कितना होता है? बहुत बार आता है। फिर मैं इनके एटम, नंबर ऑफ एटम भी काउंट करना आपको भी बताऊंगी कैसे काउंट करते हैं। ये तो आप मोलर मास काउंट कर रहे हो या मॉलिक्यूलर मास काउंट कर रहे हो, अब नंबर ऑफ एटम कैसे काउंट करते हैं वो भी आपको भी बताते हैं। जल्दी बताओ बेटा, ग्लूकोज का कितना आना चाहिए? ग्लूकोज का कितना आना चाहिए? 84। अच्छा 84 इसका बता रहे होंगे आप। ग्लूकोज में देखो 6 कार्बन है, एक कार्बन का कितना होता है? 12। तो 12 इंटू 6 हो जाएगा। अब प्लस कर दो बच्चा, हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1 है तो 12 का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। प्लस बच्चों ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, तो 16 इंटू 6 कर दोगे, 16 इंटू 6 कर दोगे। अब आप प्लस कर लेना बेटा, गिनती आपको करनी आनी चाहिए। 180 है, ठीक है भाई, 180 ग्राम पर मोल लिख देती हूं। 180 जिन ने बताया बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो अगला निकाल के बताओ फटाक से मुझे K2SO4 का। अगला मुझे निकाल के बताओ K2SO4, इसका कितना मॉलिक्यूलर मास होगा? इसका आणविक भार या आणविक द्रव्यमान कितना होगा? फटाक से। 156 किसका आंसर आ रहा है? बेटा तुम्हारी गणित इतनी कमजोर है जिसका 156 आंसर आ रहा है। फटाक से निकाल के बताओ मुझे, फिर बताऊंगी क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हाँ K2SO4 का निकाल के बताओ। K किसका सिंबल होता है? K का मतलब कैलियम। कैलियम लैटिन भाषा में किसको बोलते हैं? पोटेशियम को। पोटेशियम आर्गन, पोटेशियम कैल्शियम। तो पोटेशियम कितने पे आता है? 19 पे आता है। अब 19 एक विषम संख्या है तो 19 का दुगुना कर दो, 19 का दुगुना करके प्लस जोड़ दो बेटा, तो वो पोटेशियम का निकल जाएगा। ठीक है, 19 का दुगुना 38 होता है, विषम संख्या में एक जोड़ते हैं तो आपका 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब पोटेशियम के एक एटम का मास 39 है, यहाँ पे कितने? 2 है पोटेशियम के, तो बेटा इसको गुणा कर दोगे आप 2 से, इसका डबल करना है आपको। ठीक है, सल्फर, सल्फर 16 पे आता है, 16 एक सम संख्या होती है, 16 का दुगुना कर दो तो 32 हो जाएगा। सल्फर का कितना हो गया? 32। ऑक्सीजन 8 पे आता है, सम संख्या 8 का दुगुना कितना हो गया? 16, तो 16 इंटू 4 कर दो। ये लो बेटा, जोड़ लेना जितना भी आए। बता दोगे? किसी का भी मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछे तो आपको ऐसे निकाल देना। ठीक है बच्चों, अब सुनो जरा मेरी बात। नंबर ऑफ एटम कैसे काउंट करते हैं? नंबर ऑफ एटम कैसे काउंट करते हैं? ये रेलवे में बहुत आते हैं। परमाणु की संख्या कैसे काउंट करेंगे? कि ये कंपाउंड दे दिया आपको, कौन सा? वाटर दे दिया, पानी दे दिया, पानी का आपको फॉर्मूला दे दिया, या तो पूछा आपसे उसका मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास तो 18 ग्राम पर मोल हो गया। अब आपसे पूछ लिया पानी के अंदर कितने एटम है, कितने एटम है, तो आप बताओ हाइड्रोजन के आगे कितना लगा हुआ है? 2। हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 है, तो पानी में कितने एटम की संख्या होगी? 3 होगी, 3 होगी। ठीक है, अब मुझे बताओ HCl में कितने हैं एटम? हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 1 है, तो HCl में एटम की संख्या कुल कितनी होगी? 2 होगी बेटा। आपसे पूछ लिया H2SO4 में एटम की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, 2 और 1 3 हो गया, और ऑक्सीजन का भी कितना लगा है? 4, तो बेटा कितना लिख दोगे? 4 1 5 और 2 7। H2SO4 में एटम की संख्या 7 निकल आई। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ लिया सोडियम बाइकार्बोनेट में एटम की संख्या कितनी है? सोडियम का 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 3 है, प्लस कर लो कितने हो गए। ठीक है, आपसे पूछ लिया ग्लूकोज में टोटल एटम की संख्या कितनी है? तो 6 6 12 12 दूनी 24, 24 हो गया एटम की संख्या, परमाणु की संख्या ग्लूकोज में 24 होगी। आपसे पूछ लिया K2SO4 में नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है, 1 सल्फर है, 2 पोटेशियम है, 4 1 5 और 2 7। ठीक है, एक तो बच्चा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे बोल देते हैं न्यूमेरिकल आ गया। ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है बेटा, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। कॉन्सेप्चुअल पार्ट कर पाओगे तो न्यूमेरिकल पूछे तो कैसे पूछ ले? तो पहला क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होगा बेटा कि सीधा आपसे पूछ लिया पानी का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैसा है। एक तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इनका मॉलिक्यूलर मास निकालो। दूसरा पूछेगा इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो एटम की संख्या आप ऐसे निकाल लोगे। अब तीसरा यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो सुनो बच्चों। आपसे 4 एग्जांपल दिए, यहीं से देख लो। पहला एग्जांपल है H2O, दूसरा है HCl, तीसरा आपसे पूछ लिया H2SO4, और चौथा आपसे पूछ लिया बेटा क्या? ग्लूकोज। आपसे पूछा इनमें से हेवीएस्ट कंपाउंड कौन सा है, सबसे भारी कौन होगा। आप बताओ, आपने से ये 4 क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया इनमें से कौन सा यौगिक है जो भारी होगा, सबसे हैवी होगा। हेवीएस्ट कंपाउंड बताओ बच्चों, जिस कंपाउंड का जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा वो उतना हैवी होगा। अरे भाई, जिसका जितना मॉलिक्यूलर मास होगा वो उतना हैवी होगा, जिसका जितना आणविक भार ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा भारी यौगिक होगा। अब इन चारों में देख लो आप, अब इन चारों में देख लो आप, किसका आणविक भार ज्यादा आ रहा है? देखो H2O का 18 है, इसका तो कम है। HCl का 36 है बेटा, है ना, और H2SO4 का 98 है, और ग्लूकोज का 180 है। तो इनमें सबसे हैवी कौन हो गया? इनमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का ज्यादा है, क्योंकि ग्लूकोज वाला कितना आ रहा था? 180 ग्राम पर मोल आ रहा था। तो इनमें हैवी कौन हो गया बेटा? ये हो गया। बता दोगे? इसका जस्ट उल्टा पूछ लिया आपसे, इनमें से सबसे लाइटेस्ट कंपाउंड कौन सा है, सबसे हल्का यौगिक कौन सा है, सबसे हल्का यौगिक कौन सा है? अब बताओ बेटा, सबसे हल्का कौन सा हो गया? जिसका सबसे कम आणविक भार है, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, वो सबसे लाइटेस्ट होगा यहाँ पे। तो बताइए जरा बच्चों, सबसे कम किसका है यहाँ पे? वाटर का सबसे कम है, तो इन चारों में सबसे कम इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो ये लाइटेस्ट होगा, ये हल्का यौगिक होगा बेटा। ये लो, ये क्वेश्चंस गैसेस की फॉर्म में पूछता है। बताओ ये क्वेश्चन कैसे पूछता है? आपसे पूछता है CO2,
SO2, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और आपसे चौथी गैस पूछ ली आपसे CH4। चलो बच्चों बता दो इनमें सबसे हैवी कौन सा है और सबसे हल्का कौन सा है, कौन सी गैस इनमें सबसे भारी होगी। भाई मेरी तरफ से वीडियो एकदम सही चल रही है, जो एक दो बच्चा कमेंट कर रहा है ना वीडियो सही नहीं चल रही, अपना इंटरनेट कनेक्शन बढ़ा लो, एकदम धांसू वीडियो चल रही है अच्छी क्वालिटी के साथ। चलो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया, इनमें सबसे भारी गैस कौन सी है, ये सारी गैसें है बेटा, सबसे भारी गैस कौन सी है और सबसे हल्की गैस कौन सी है, ये आंसर कर दो। सबसे भारी होगी कौन सा होगा और सबसे हल्का कौन सा होगा। ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं भाई, इनको आप लोग न्यूमेरिकल बोल देते हो, ये कोई न्यूमेरिकल थोड़ी, तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है बेटा, आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास आपको 20 तक याद है, 20 तक ही आते हैं बेटा जनरल एग्जाम में, क्योंकि 10th क्लास तक का लेवल है, तो 10th में यही है। मैम हल्का तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो बिल्कुल हल्का है। हाँ फटाक से बताओ, पाकिस्तान हल्का नहीं बेईमान है। अरे पहले बताओ सबसे भारी कौन सा इनमें से, भारी कौन है, तो भाई अपने आप निकाल लेना, मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। चले आगे, निकाल लोगे, बताओ यस और नो, फटाक से लिखो, डन करके बोलो यस मैम हम निकाल लेंगे। चलो निकाल लोगे, चलिए तो पहले आपको हल्का निकालना है, सबसे भारी है निकालना है, सिंपल सा दिख रहा है, हल्का तो मीथेन होना चाहिए। मीथेन में क्या है बेटा, मीथेन ही होना चाहिए। सल्फर का एक का बेटा 16 होता है, एक सल्फर 16 होता है, 1 पे 32, ऑक्सीजन 2 प्लस करोगे, कहां से हल्का आ गया, है ना, ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए आपको खुद से कर लेना है, मैं नहीं बताऊंगी। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं हमने पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, कौन सा हैवी होगा कौन सा लाइट होगा वो आपको पता लगना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इस चैप्टर का बेस बन रहा है आपका केमिस्ट्री का, ये सारी चीजें रिपीट होंगी आगे, ये सारी चीजें आएंगी, तब मैं नहीं बताऊंगी बेटा, तब मैं नहीं बताऊंगी बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, आपको मैंने कल पढ़ाया था कि हम किसी भी एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं बेटा रिप्रेजेंट। मैंने पढ़ाया था कि किसी भी एटम को हम मान लो X नाम का एटम है, X नाम का परमाणु है, उसके पांव में हम क्या लिखते हैं, पांव में हम उसका Z लिखते हैं, और Z किसका सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर का होता है। ये मैं कल पढ़ा चुकी हूं क्लास में चीज, ठीक है। एटॉमिक नंबर को बोलते हैं परमाणु क्रमांक संख्या या परमाणु क्रमांक की बोल दो, ठीक है। उसके सिर पे लिखते हैं उसका A किसका सिंबल होता है, A होता है बच्चा एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास का सिंबल होता है, और एटॉमिक मास को परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या दोनों कहते हैं, ठीक है। परमाणु भार कहते हैं एटॉमिक मास को हिंदी में, या हिंदी में हम इसको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं बच्चों, राइट। तो किसी भी एटम का बीच में उसका सिंबल लिखा जाता है, जो सिंबल हमने लैटिन भाषा से लिए, कुछ अलग थे तो मैंने वैसे ही करवा दिया, ठीक है। और उसके सर पे लिखते हैं उसका एटॉमिक मास परमाणु भार, और उसके पांव पे लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, एटॉमिक मास को लिखा जाता है A से। अब यहीं पे आप ऊपर यही लिखते हो, आप उस एटम के ऊपर चार्ज कैसा है, आवेश कैसा है लिखते हो, चार्ज कैसा है, आवेश कैसा है। जैसे मैम आप क्या लिखते हो, जैसे आपने देखा होगा आप ऐसे भी लिखते हो, सोडियम को लिखते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो सोडियम को Na++, ऊपर चार्ज लिखा जाता है। आप ये चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज मैं सब सिखा दूंगी आपको, चार्ज कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। अब जरा सुनिए ध्यान से, है ना, अब सुनिए जरा मेरी बात को गौर से। चार्ज क्या होता है, किसी भी एटम का चार्ज होता है वो उस एटम के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। किसी भी परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसके जोड़ को हम क्या बोलते हैं, उस एटम का चार्ज कहते हैं, आवेश कहते हैं। मैम न्यूट्रॉन को क्यों नहीं जोड़ते, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है बेटा। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो जब भी किसी एटम का ऊपर यहाँ पे चार्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या बता रहा है, वो चार्ज बता रहा है कि उस एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, कितनी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। बच्चों आप जानते हैं प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +1 होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1 होता है। बस इतनी बात जान लो, और अब मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रही हूं, आप समझ जाओगे। उदाहरण समझो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोई भी एटम है, मैं एटम का नाम नहीं दे रही, उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, आप बताओगे 10 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 है, तो आपको इसका चार्ज काउंट करना है। कैसे करोगे, इसको आप क्या बोल देते हो, आप न्यूमेरिकल बोल देते हो। ये न्यूमेरिकल नहीं है बेटा, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ये कोई न्यूमेरिकल हुआ क्या। तो सुनिए जरा मेरी ध्यान से बात, आपसे एग्जामिनर ने पूछा, ये क्वेश्चन है, मान लो एग्जाम में आ गया, आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि कोई भी एक X नाम का एलिमेंट है, कोई X नाम का एटम है, परमाणु है, उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 10 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 है, तो उसके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज कितना है। तो बेटा कैसे निकालते हैं चार्ज, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जोड़ दो, प्रोटॉन पे एक चार्ज होता है प्लस का, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का एक होता है। तो बताओ कि यहां पर प्रोटॉन 10 है तो +10 लिखा जाएगा, और प्लस लगा दो, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, -10 है, तो यहां से इसका चार्ज कितना निकल आएगा, -3 चार्ज निकल आएगा। ऐसे चार्ज निकालते हैं बेटा, ऐसे चार्ज निकालते हैं। यानी कि ये जो एटम जो दिया है गिवन, उसके ऊपर हमेशा क्या लिखा हुआ होगा, -3 लिखा हुआ होगा ऐसे। तो अगर आप किसी भी एटम के सिर के ऊपर कोई चार्ज देख रहे हैं, +1, -3, +4, +5 कुछ भी देख रहे हैं आप, इसका मतलब वो उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जोड़ दिखा रखा है। चार्ज कैलकुलेट कर लोगे, चलो मुझे एक एग्जांपल दो, फटाक से कैलकुलेट कर दो। कोई भी एक एलिमेंट है, उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या है आपकी 15 और इलेक्ट्रॉन की संख्या है, आप बताओगे बेटा 11। चलो अब मुझे इसका चार्ज बताओ कितना होना चाहिए। हाँ जी, आप इलेक्ट्रॉन आप कर लो, एक काम करो, इलेक्ट्रॉन 15, आप यहाँ पे 17 कर लो। चलो ज्यादा टफ एग्जांपल मतलब ये सब आगे कराएंगे। चलो कोई एक एटम है, उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 15 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है। चलो कितना चार्ज आएगा। एक बच्चा कह रहा है -10 कहां से आया, कैसे काम चलेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे 10 लिया था मैंने, ओहो 10, 13 लिया था, क्या कर दिया, क्या कर दिया, कौन सा बच्चा पूछ रहा है, सही तो लिखा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या सही तो लिखी है बेटा। चलो इसके ऊपर चार्ज निकाल के बताओ इसका चार्ज कितना होगा। चार्ज का मतलब होता है जितने इलेक्ट्रॉन है और जितने प्रोटॉन है उसको आपको प्लस कर देना है, बस आपका चार्ज निकल के आ जाएगा। कर दिया। माइनस का
2 आना चाहिए। माइनस का कितना आना चाहिए? 2। क्यों आना चाहिए? ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्लस 15 है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइनस 17 है ना। तो आप बताओगे बेटा यहां से क्या आ गया? माइनस का 2 आ गया। ऐसे चार्ज निकाल लेते हैं, माइनस 2 चार्ज। अब माइनस प्लस का मतलब क्या होता है वो आगे लिखेंगे, ठीक है। माइनस प्लस का मतलब क्या होता है वो आप अपन आगे समझेंगे। तो इस तरीके से चार्ज निकाल लेते हैं। अब चार्ज वाली बात आपको समझ में आ गई। अब चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। क्या बेटा एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है और एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है ये जरा सुनिए। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है और एटॉमिक मास का नंबर मतलब क्या होता है वो समझिए। जब भी आप एटॉमिक नंबर पूछते हो, कोई भी आपसे पूछ ले कि एटॉमिक नंबर होता क्या है, परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या क्या होती है, तो कोई भी एटम है उस एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जितनी भी प्रोटॉन की संख्या है, क्या लिखोगे? कोई भी एटम है उसके अंदर जितने प्रोटॉन की संख्या है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और ये हमेशा काम आएगा, ऑलवेज ऑलवेज ये काम आएगा बेटा, हमेशा ये काम आएगा, ठीक है, हमेशा ये काम आएगा बेटा। अब अगर वो एटम है न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल है तो बेटा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। लिख दीजिए कि अगर आप किसी एटम का एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो बेटा अगर एटॉमिक नंबर के ऊपर क्या दिया हुआ है, आपसे पूछा है, कोई चार्ज नहीं दिया, न्यूट्रल है वो, तो क्या हो जाता है? न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, उदासीन, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे बेटा, ठीक है। बात समझ में आई? चलो नहीं समझ में आई, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ, सुनिए। मान लो एक बच्चा लिख रहा है मैम आपको कैलकुलेशन नहीं आती, कोई बात नहीं बेटा, आपको तो आती है ना, मेरा कोई मैथ सब्जेक्ट थोड़ी जो मुझे कैलकुलेशन सीखना है। सुनिए मेरी बात को ध्यान से। मान लो आपको एक एग्जांपल दिया, सोडियम, यहां लिखा है 11, ठीक है, और एक आपको दिया सोडियम 11 के ऊपर चार्ज लगा दिया प्लस, और एक आपको दिया ऑक्सीजन 8 और 2 माइनस, ऐसे दिया। अब आपसे क्या पूछता है? आपसे पूछता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, कैसे निकालोगे? ध्यान से समझना, आपसे पूछा इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, कैसे निकालोगे? ये एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अब साफ साफ दिया हुआ है बेटा, सुनिए जरा। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर हम इसके पाव में लिखते हैं, अभी तो पढ़ाया, ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है, ये सोडियम के नीचे लिखा हुआ है पाव में, ये इसका एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ये हमेशा काम आएगा, ऑलवेज काम आएगा। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 8। बता दिया, ठीक है ना। अब जरा सुनिए इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। जब बच्चा न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, इस सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अकेला है बेटा, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 11। हम इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? पहले आपको ये इसका एटॉमिक नंबर एज इट इज लिख देना है, 11 लिख दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? जितना चार्ज है ऊपर उतना ही नीचे लाकर रिवर्स कर देना है चार्ज को। यहाँ पे प्लस है ना, एक प्लस एक है, तो नीचे आके ये -1 हो जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 आ गई। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। अब सुनो जरा, दूसरे में इसमें क्या दिया बेटा? ऑक्सीजन 8 है, ऊपर 2 माइनस लिखा हुआ है, 2 माइनस लिखा है, तो प्यारे बच्चों सुनो, माइनस का 2 है, यहाँ पे नीचे आकर प्लस का 2 हो जाएगा। चार्ज को रिवर्स कर देना इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते समय, तो 8 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ये लो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल के आ गई। ऐसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं अभी समझाएंगे। आगे समझ में, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जिनको भाई बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं आती वो एक बार फिर से सुन लो। एटॉमिक नंबर हमेशा किसी भी तत्व के पाव में लिखा हुआ होता है, पाव में, और एटॉमिक नंबर बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर। किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन की संख्या होती है वही उसका एटॉमिक नंबर है, ऑलवेज काम आएगा, हमेशा काम आएगा। लेकिन बच्चों अगर वो एटम, वो परमाणु उदासीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी, यानी जो उसका एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन की संख्या होगी और वही उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। जैसे यहां पर ओनली सोडियम 11 लिखा था, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 11 थी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 आ गई। दूसरे में देखो ऊपर प्लस का एक चार्ज लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन अगर किसी चार्ज वाले एटम का निकालते हैं तो जितना ऊपर चार्ज है उसको नीचे लाके रिवर्स कर दो। यहां +1 है तो ये -1 हो गया, तो 10 निकला इलेक्ट्रॉन। यहां पर 2 का माइनस था, रिवर्स करो, उल्टा करो, तो 2 का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो नीचे आकर 8 में 2 जुड़े 10। तो बच्चों आप ये देखो, Na पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, 10-10 है। और आपको पता है ऐसे दो अलग अलग एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। लिख दीजिए बच्चा, हिंदी में कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ये लो एग्जाम में पूछता है, क्या पूछेगा एग्जामिनर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे? ऐसे परमाणु, ऐसे दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं में, परमाणु का मतलब क्या होगा? एक से ज्यादा, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब आपको पता लग गया प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद अभी पढ़ाने वाली हूं, थोड़ी देर के बाद आपको पढ़ाने वाली हूं। इतनी बात समझ में आ गई? यस बोलोगे फटाक से, तो आगे चलते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया बच्चा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर उस एटम के ऊपर कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं दिया है तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? दो अलग अलग परमाणुओं में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, सम का मतलब होता है इक्वल, एक जैसा इलेक्ट्रॉन होता है, उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? कोई चार्ज नहीं है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जितना एटॉमिक नंबर है वही उसका इलेक्ट्रॉन का नंबर है। अगर चार्ज वाले से निकालने, जो ऊपर चार्ज दिया है उसको रिवर्स, उसको उल्टा कर देना नीचे लाके। किसकी संख्या में? एटॉमिक नंबर की संख्या में, या प्रोटॉन की संख्या में। एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होता है। तो प्लस था माइनस हो गया, -2 था +2 हो गया, ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें दो
अलग अलग परमाणुओं में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है तो उनको सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब ये तो हो गया एटॉमिक नंबर की बात। अब दूसरी बात करेंगे हम एटॉमिक मास की, परमाणु भार की। परमाणु भार क्या होता है, और या इसे बोलते हैं बच्चा परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। एटॉमिक मास किसको कहते हैं, किसी भी एटम के अंदर किसको जोड़ दो आप जोड़ दो बेटा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ को एटॉमिक मास कहा जाता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम को के जोड़ को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के जोड़ को हम उसका एटॉमिक मास कहते हैं, उसका परमाणु भार कहते हैं। और परमाणु भार का सिंबल होता है ए। और परमाणु भार हमेशा कहां लिखा जाता है, ऊपर सर पे लिखा जाता है। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये रहा देखो, ये एग्जांपल दिया था कि यहां पर इसका एटॉमिक मास होता है, उसका परमाणु भार होता है, उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ को आप एटॉमिक मास बोलते हो, आप परमाणु भार बोलते हो। अब मैं आपको बताती हूं, जैसे आप एग्जांपल लो, एक किसका एग्जांपल लो, सोडियम। सोडियम को लैटिन भाषा में नाइट्रियम कहते हैं, इसलिए उसका सिंबल Na बन गया। और इसमें यहां पर 11 लिखा हुआ है, यहां पे 23 लिखा हुआ है। आप इससे क्या समझे, मुझे बता सकते हो, आप इससे क्या समझे, क्या समझे? तो सुनिए मैम, हम ये समझे कि सोडियम के पांव में जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये सोडियम का एटॉमिक नंबर है, ये इसका परमाणु क्रमांक है। और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मैम हम ये समझे हैं कि सोडियम के एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, आप बताओ फटाक से, इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? कोई चार्ज दिख रहा है? कोई चार्ज नहीं दिख रहा। जब चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा हुआ है, तो बच्चा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब मैं आपको बता रही हूं न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो सुनो बच्चा, न्यूट्रॉन कैसे, न्यूट्रॉन निकालने का सिंपल सा फंडा है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा दो, बड़ी वाली में से छोटी वाली संख्या घटा दो। 23 माइनस 11 कर दिया तो आपका क्या निकल के आ गया बेटा, आपके इस एटम में सोडियम के क्या निकल के आ जाएंगे, न्यूट्रॉन की संख्या जहां पर कितनी आ गई, 12 आ गई। ये लो बच्चों, ऐसे निकलते हैं। 7 तारीख लिखी है मेरी वीडियो पे, भाई इवेंट लगाने वालों ने गलत लगा दिया होगा, गलत लगा दिया होगा। मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालेंगे भाई, और क्या बता रही हूं यार मैं मुन्ना जी, और क्या बता रही हूं, बताओ आगे बात समझ में, बताओ आगे बात समझ में। चलो अब आप मुझे 2 करके दिखाओ। मैंने एक एग्जांपल दिया आर्गन 18 और ऊपर लिखा है मैंने 40। इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों की संख्या इसे लिखना आगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के बता दो फटाक से। फिर दूसरा एग्जांपल देती हूं, जल्दी बताओ बेटा। AR सिंबल होता है आर्गन का, आर्गन 18 नंबर पे आता है, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, है ना। अब इससे फटाक से मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के बता दो बेटा। इस एग्जाम में आते हो फिर तुम लोग बोलते हो मैम न्यूमेरिकल आ गई, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल नहीं है मैम, पीरियोडिक टेबल नहीं आती बेटा, ऐसा नहीं है, पीरियोडिक टेबल से ही पूरा केमिस्ट्री बना है, ठीक है। चलो आगे समझ में, आगे समझ में कितना कितना होगा इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले प्रोटॉन निकालो, मैं आपके लिए आसान कर देती हूं। प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर, एटॉमिक नंबर कितना है 18, तो प्रोटॉन कितना हो गया 18। आर्गन पे मैंने कोई चार्ज दिया है, प्लस नेगेटिव कोई चार्ज है नहीं है, तो इसमें जितने प्रोटॉन है उतने कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 18 होगी। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या हटा दो, तो 18 माइनस कर दो कितने में से, 40 में से माइनस कर दो, आपका निकल के आ जाएगा न्यूट्रॉन का संख्या कितनी, 22। ये लो बच्चों, ये लो, ऐसे आते हैं, ऐसे एग्जाम में आते हैं। आगे समझ में। चलो एक लास्ट एग्जांपल और करके दे दो आप मुझे, किसका, कैल्शियम 2040। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है, एटॉमिक मास इसका 40 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बता दो, प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे, फटाक से बता दो। चलो इसके बाद आगे चले बेटा, यहां से 2 सेंटेंस बनाऊंगी मैं आपके लिए, बस वही आपको जानने में एग्जाम में आते हैं। अरे बेटा पीरियड निखिल, मैं मानती हूं कि और नई वाली एनसीईआरटी से पीरियोडिक टेबल हटा दिया गया है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें पता है, मुझे नहीं पता है, हाँ? लेकिन पीरियोडिक टेबल से ही मेटल, नॉन मेटल, वैलेंसी निकालना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये सब पीरियोडिक टेबल से पढ़ोगे। पूरी जो 60% केमिस्ट्री वो पीरियोडिक टेबल से ही है, तो भाई वो पढ़ाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। बता दिए कितने कितने होंगे, बहुत सिंपल है भाई। क्या, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20, तो इसमें एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। कोई चार्ज है नहीं है मैम, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी, 20। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा देते हैं, 40 माइनस 20 करा 20 20 20 20। ये लो बेटा, ये लो 20 20 20 20, ठीक है। तो अब यहां से 2 सेंटेंस बनाने हैं आपको, और ये एग्जाम में आते हैं, ये एग्जाम में आते हैं। पहले मैं एक बार आपको फिर से बता दूं मैंने क्या पढ़ाया। सुनो, मैंने पढ़ाया कि किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उस एटम को, उसके किसी भी एलिमेंट को तत्व है उसके एटम को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है। बीच में उसका सिंबल लिखते हैं, नीचे उसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक लिखते हैं, ऊपर उसका एटॉमिक मास लिखते हैं, और यहां पे उस पे चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, +1 +2 +3 -1 -2 -3। चार्ज किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज रिप्रेजेंट करता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़ कितना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़ कितना है। इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है, प्रोटॉन पे +1 का चार्ज होता है। न्यूट्रॉन को इसलिए नहीं जोड़ते, न्यूट्रॉन तो उदासीन होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये अगर चार्ज लिखा हुआ है ना किसी भी एटम के ऊपर, मान लो यहां पर आपका कोई भी ऐसे एक -1 लिखा हुआ है, तो ये -1 उसका क्या है, चार्ज है बच्चा, ठीक है। -1 क्या है, उसका चार्ज है। अब +3 लिखा हुआ है, तो +3 क्या है, उसका चार्ज है बच्चा। और चार्ज में क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जोड़ जुड़ा हुआ है, बस इतना आपको जानना है। अब सुनिए जरा मेरी बात को ध्यान से, एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अगर उदासीन है तो जितने उसमें प्रोटॉन है उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ऐसे आप निकाल लोगे। और 2 अलग अलग एटम उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है तो उनको आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़, ये हमेशा ऊपर लिखा हुआ होता है। और एटॉमिक मास में से जब एटॉमिक नंबर घटा देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। इतनी सी बात है। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, बताना क्या ये सही है। मैं लिख रही हूं कि जो एटॉमिक मास, ये पूछा जाता है एग्जाम में, एटॉमिक मास पूछा भी गया है। एटॉमिक मास को बोलते हैं परमाणु भार, इज ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है, और इक्वल क्या, टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हिंदी में लिखोगे परमाणु क्रमांक। सुनिए जरा मेरी बात को, हमेशा परमाणु भार बड़ा होता है किससे, एटॉमिक नंबर से।
परमाणु भार हमेशा परमाणु क्रमांक से बड़ा होता है, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से बड़ा होता है, लेकिन एक केस में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बराबर होते हैं, और वो केस किसका है? वो हाइड्रोजन का है, वो हाइड्रोजन का केस है बेटा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक होता है और उसका एटॉमिक मास भी एक है, इसीलिए हमने ये क्या लगाया? इक्वल का साइन लगाया। तो अगर आपसे पूछ ले कि क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, एनडीए के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको बोलना है यस। हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी सारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं आपके, उन सबका एटॉमिक मास हमेशा बड़ा होगा एटॉमिक नंबर से। इतनी बात आपको जान लेनी है। तो नोट डाल के पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, और दूसरा पॉइंट जो मैं लिखा रही हूं वो लिखो पहले, फिर समझाएंगे। क्या लिखना है? आपको लिखना है केमिकल प्रॉपर्टीज। ये एग्जाम में आता है, किसने बोला था ये सेंटेंस? केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन देयर एटॉमिक नंबर। देखिए पहले, फिर हम आपको बताएंगे। ऑन देयर एटॉमिक नंबर, ध्यान से लिखना इस सेंटेंस को। एटॉमिक मास कर दोगे गलत हो जाएगा। देखिए, किसी भी तत्व का रासायनिक व्यवहार, लिखिए रासायनिक व्यवहार उसके परमाणु क्रमांक पे निर्भर करता है, उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। ये सेंटेंस किसने बोला था? हेनरी मोजले जी ने कहा। लिख दीजिएगा, ये सेंटेंस वाज गिवन बाय, ये एग्जाम में आता है बहुत बार, गिवन बाय हेनरी मोजले। हेनरी मोजले एक साइंटिस्ट है जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था, और इन्होंने कहा था कोई भी एलिमेंट है उसका केमिकल बिहेवियर कैसा होगा, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होंगे, उसका रासायनिक व्यवहार बोलो या रासायनिक गुण हो, वो किस पे निर्भर करता है? वो उसके परमाणु क्रमांक पे निर्भर करता है। ये सेंटेंस किसने दिया था? ये हेनरी मोजले ने दिया था। बस ये जानना है आपको। एक कह रहा डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। तो लोग ना मजे मत लिया करो क्लास में, ठीक है? मजे मत लिया करो क्लास में। आगे बात समझ में? बोलो जी। दो सेंटेंस आपको याद करने हैं जो पिछली मैंने पढ़ाया है, उसमें से निकल के आई है ये चीजें कि मैम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास बराबर होता है, इसके अलावा हमेशा हर केस में एटॉमिक मास बड़ा होगा एटॉमिक नंबर में से। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर हटा देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाती है। और कोई भी केमिकल है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो हमेशा डिपेंड करती हैं उसके एटॉमिक नंबर पे। ये एटॉमिक नंबर पे, उसके परमाणु क्रमांक पे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और अगर वो न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कोई एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, इस पे डिपेंड करता है। हो गया? चल, अब ये चीज समझ में आ गई तो अब अगला लिखो। अभी तो अपने पास टाइम है ना? हाँ, अभी तो 20 मिनट है लगभग। नेक्स्ट लिखो रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ध्यान से, मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही हूं आपको, कुछ भी अच्छा बहुत ज्यादा कुछ वैसा नहीं पढ़ाया, ठीक है? रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हमने कभी नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं है, आप पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, बस ये सिखा रही हूं मैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम क्या है? दो नियम आपको लिखने हैं, और आज की क्लास में आपको वो अच्छे से नोट डाउन करके नोट्स बना लेने हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो कैसे बनाया जाता है वो सुनना है। लिखो, पहले मैं आपको समझाती हूं, फिर लिख। चलो पहले समझ लो, ठीक है? मैंने आपको पढ़ाया था कोई भी एटम होता है उसके सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है, उसका नाभिक होता है। नाभिक के बाहर ऐसे सर्कुलर पाथ होते हैं, ऐसे गोल गोल पाथ होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम ऑर्बिट कहते हैं। ध्यान से समझ लेना, इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। इनको हम कक्ष कहते हैं। और कक्ष में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मैंने आपको इन कक्षाओं के नाम बताए थे। ये न्यूक्लियस है, ये नाभिक है, और नाभिक के जस्ट बाहर वाली ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं? के कहते हैं। उसके बाद वाली एल होती है, उसके बाद वाली एम होती है, फिर एन होती है, फिर ओ होती है, ऐसे डैश डैश ऐसे चलती रहती है। पढ़ाई थी मैंने? हाँ जी मैम। अब अगला सेंटेंस ध्यान से समझो। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाली शेल होती है। आवाज आ रही है ना? ये क्या हो गया इस माइक को? साउंड आ रही है? हाँ, साउंड आ रही है? चलो सुनो सुनो सुनो, बात सुनो। सुनो 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 सुनो, आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, क्या हो गया इस माइक को? कभी कभी ये माइक को गर्मी चढ़ जाती है। सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक बार फिर से समझा जाती हूँ, फिर आगे कंटिन्यू कल से कर लेंगे। बस आज आप इतनी बात याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, और न्यूक्लियस के जस्ट पास वाली शेल को हम क्या कहते हैं? के कहते हैं, एल कहते हैं, एम कहते हैं, एन कहते हैं, ओ पी कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो ऑर्बिट या जो शेल, कक्ष बोलो या कक्षा बोलो, ठीक है, न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसका एनर्जी लेवल उतना ही कम होगा,
और जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसका एनर्जी लेवल यानी कि ऊर्जा का स्तर उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब मैम सबसे कम एनर्जी लेवल किसका होता है? सबसे कम एनर्जी